हर मोहब्बत का अंजाम अच्छा हो ये जरूरी नहीं होता है। हर आशिक को अपनी मंजिल मिल जाए ये भी संभव नहीं होता है। आपने मोहब्बत की बहुत सी कहानियां सुनी होगी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत जितनी खूबसूरत होती है, अंत उतना ही खौफनाक होता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी जो लोग कमेंट करते हैं हमारे, उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर एक जिला लगता है, और यहीं पर एक इलाका है सुल्तानपुर घोष। यहीं पर 27 फरवरी 2024 की बात होती है। एक महन्ना का जंगल लगता है। वहीं पर कुछ चरवाहे अपनी मवेशियों को ले गए थे और चरा रहे थे। तभी एक बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे लोग जाते हैं और वहां पे बहुत झाड़ियां थी। तभी एक व्यक्ति को एक इंसानी पैर दिखता है, और जब वो देखता है तो जितने और मवेशी वाले थे सभी को बुलाता है और सभी डर जाते हैं। एक व्यक्ति दौड़ करके गांव में जाता है और बोलता है कि एक इंसान का पैर झाड़ियों में दिख रहा है। देखते ही देखते वहां पे सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और उसी में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। और सुल्तानपुर घोष थाने के एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ जैसे ही सुनते हैं कि एक व्यक्ति बरगद के नीचे जंगल में, महन्ना के जंगल में, एक बरगद के नीचे झाड़ियों में उसका मतलब शव है, तो एसएचओ साहब अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं तो जो पैर दिख रहा था उसके ऊपर से पूरी झाड़ियां हटाई जाती है। और जब झाड़ियों को हटाते हैं तो एक व्यक्ति की ऐसा लग रहा था कि कोई पुरुष है, उसकी शरीर है, लेकिन उसका सिर गायब है। सबसे बड़ी बात ये होती है, अब बिना सिर का पहचान करना संभव नहीं था। लाश का पंचनामा कराया जाता है और उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। अब पुलिस उसके सिर की तलाश करने लगती है, क्योंकि अगर सिर मिलेगा तभी तो उसकी पहचान हो सकती है कि आखिर वो व्यक्ति है कौन। आसपास के सभी थानों में मैसेज दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति गायब है। अगर किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की दर्ज हुई हो तो उसके परिजनों को भेजिए, इस डेड बॉडी को देखें। क्योंकि परिजन जो होते हैं शरीर के धड़ बिना सिर के भी पहचान सकते हैं, कपड़ों से भी पहचान सकते हैं। तो पुलिस आसपास के जितने भी थाने होते हैं सभी जगह ये चीज संदेश भिजवा देती है कि अगर कोई व्यक्ति गुमशुद है, गायब है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही थी कि आखिर सबसे पहले बात यही थी कि यह व्यक्ति कौन है, यही पता चल जाए। तभी किसी ने बताया कि इब्राहिमपुर गांव का एक नरेंद्र सिंह है, जिसकी उम्र 19 साल है। 25 फरवरी से ही वो लापता है। 27 फरवरी को उसकी डेड बॉडी मिली थी और 25 फरवरी से वो व्यक्ति लापता है। तो जब ये चीज पता चलता है तो नरेंद्र सिंह के जो परिवार वाले होते हैं, उसके परिवार में उसकी माँ कमला देवी, बड़े भाई जितेंद्र, बहन उमा, इस तरीके से परिवार में होते हैं। सभी को बुलाया जाता है और जब परिवार वाले आते हैं तो नरेंद्र के सिर तो नहीं था, लेकिन कपड़े और शरीर देख करके पहचान जाते हैं। उसकी माँ भाई सभी रोने लगते हैं, बहन, और उनका रो रो करके जब बुरा हाल होने लगता है तो पुलिस सांत्वना देती है और बोलती है कि आप लोग बताइए कि किसी से क्या दुश्मनी थी या फिर कोई रंजिश थी, कैसे ये सब हुआ है। तो लेकिन पुलिस के सामने ये चीज था कि नरेंद्र सिंह का आखिर ऐसा हाल किसने किया और क्यों किया। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही थी। भाई भी बता रहा था, कुछ लोगों को बताया कि उनसे मेरा भाई का तकरार था, दुश्मनी थी। तो जिन लोगों को उसका भाई बताया, जिसका नाम जितेंद्र होता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, लेकिन किसी एंगल से वो समझ में नहीं आ रहे थे। पुलिस हर एक एंगल से जब जांच कर लेती है, कोई सबूत सामने नहीं आता है, तो पुलिस नरेंद्र सिंह के मोबाइल का कॉल डिटेल निकालना शुरू करती है। और जब कॉल डिटेल निकालती है तो 25 फरवरी को लास्ट कॉल एक लड़की का दिखाता है, और कुछ लोग बताते हैं कि इसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। तो पुलिस
जब इस तरीके का मामला सुनती है तो जिस लड़की से प्रेम प्रसंग बताया गया था उसके पिता का नाम सुमेर पटेल था, उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, जा करके उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम नरेंद्र सिंह के बारे में क्या जानते हो। तो सुमेर सिंह पटेल बताता है कि साहब हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन पुलिस सख्ती से पेश आती है और उसके चेहरे के रंग उड़ने की, उसकी हवाइयां जब उड़ जाती हैं तो पुलिस को कुछ न कुछ डाउट हो जाता है और फिर जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सुमेर पटेल टूट जाता है और फिर एक कहानी सुनाना शुरू करता है। सुमेर पटेल बताता है कि उसकी बेटी, जिसका नाम काल्पनिक नाम सीमा होता है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है, सीमा एक बार मेले में जाती है और नरेंद्र सिंह भी मेले में जाता है और वहां पे नरेंद्र सिंह सीमा को देखता है तो उसे लाइक करने लगता है, पसंद करने लगता है, क्योंकि सीमा देखने में बेहद खूबसूरत होती है। नरेंद्र सिंह उसके पीछे पड़ जाता है, उसको अपना नंबर देने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा नंबर नहीं लेती है। उसके बाद नरेंद्र सिंह उसका पीछा करने लगता है, उसका घर पता हो जाता है नरेंद्र सिंह को। तो नरेंद्र पहले तो उसके पीछे लगता है, फिर सीमा को लगता है कि ये लड़का अच्छा है, मेरे से बातचीत करना चाहता है, तो सीमा भी अपना नंबर दे देती है और फिर सीमा से और नरेंद्र से बातचीत होना शुरू हो जाती है। नरेंद्र भी, घर की जिम्मेदारियां थी, वो भी लगभग 22 साल उम्र थी, फिर वो दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए, लेकिन 2-3 महीने कमाता है, उसके बाद फिर से आ जाता है। और जब कमाने चला गया था तब भी सीमा से और नरेंद्र से बात होती रहती थी, एक दूसरे से बात करते थे। दरअसल जो नरेंद्र होता है और सीमा का जो घर होता है नरेंद्र के ननिहाल में होता है, तो जब भी नरेंद्र अपने नानी के यहाँ जाता था तो सीमा से जरूर मिलता था। इस तरीके से दोनों का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जब नरेंद्र अपने नानी के घर जाता तो रात में सीमा के पास फोन करके उसे कहीं सुनसान जगहों पे बुलाता था और उससे शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। नरेंद्र और सीमा का प्यार परवान चढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। जब भी खाना भी खाते थे तो एक दूसरे से पूछते थे कि क्या तुमने खाना खाया या नहीं, तो ही खाना खाते थे। इस तरीके से इनका प्यार हो गया था। समय बीतता रहता है, लेकिन इनके प्यार को नजर लग जाती है। एक बार नरेंद्र अपने नानी के घर जाता है, तभी 24 फरवरी को जो सीमा है ये नरेंद्र के पास फोन करती है और बोलती है कि मेरे रिश्तेदारी में एक जगह बारात है और मेरे पिताजी और भाई जी सभी जाएंगे, वहां पे मम्मी सभी जाएंगी और मैं सिर्फ घर पे अकेली रहूंगी। अगर तुम्हें आना हो तो मेरे घर पे डायरेक्ट आ जाना। सीमा जब इस तरीके से कहती है तो नरेंद्र अपने प्यार से मिलने के लिए, सीमा से मिलने के लिए उतावला हो जाता है और फौरन अपने नानी के घर आ जाता है। और संजोग से 25 फरवरी को जो सीमा के पिताजी होते हैं और सीमा के भाई, सीमा के मम्मी सभी चले जाते हैं रिश्तेदारी बारात करने के लिए और घर पे सिर्फ सीमा अकेली होती है। और उसी समय नरेंद्र को फोन करके सीमा बोलती है कि आ जाओ मिलना हो तो। नरेंद्र फौरन सीमा के घर पे आ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोनों, नरेंद्र जो है बोलता है कि सीमा टेंशन मत लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा बहुत जल्द और शादी करके तुम्हें अपना दुल्हन बनाऊंगा और फिर अपने घर ले चलूंगा। अभी हम लोग चोरी छिपके से भले मिल रहे हैं, लेकिन जब सभी जान जाएंगे, हम लोग शादी कर लेंगे तो घर वाले भी जान जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता देंगे। और ये चीजें सीमा भी बोलती है कि नरेंद्र अब तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं, मुझे तुम्हारे सिवा किसी और को न ही देखने की इच्छा करती है और न ही किसी और के सिवा जीवन बिताने की कभी मैंने अपने कल्पना की है मन में। तो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी रात के लगभग 12 बज जाते हैं और अचानक एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। नरेंद्र को लगता है कि कोई गाड़ी आ रही है। नरेंद्र बोलता है कि देखो कैसी गाड़ी की आवाज है। तभी सीमा बोलती है कि शायद मेरे पापा आ गए हैं, उन्हें तो सुबह आना था लेकिन अभी कैसे आ गए। और फौरन दरवाजा जब खोलती है तो देखती है कि गाड़ी दरवाजे के पास में खड़ी हो गई है और जो सुमेर पटेल होते हैं, सीमा के पिताजी, और सुमेर पटेल का एक बेटा होता है यानी सीमा का भाई, दोनों गाड़ी से उतरते हैं। और उसी समय नरेंद्र
डर जाता है और वहां से दरवाजा से फिर जाने की कोशिश करता है। तभी सुमेर पटेल का जो बेटा होता है वो नरेंद्र को पकड़ लेता है और फिर दोनों पीटना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं। और जो सीमा होती है वो चिल्ला रही थी, बोल रही थी पापा मत मारो, ये हमारा साथी है, जीवन साथी इसे बनाऊंगी, लेकिन सुमेर पटेल को ये बातें सुनाई नहीं दे रही थी। फिर जो सुमेर पटेल होते हैं अपने बेटी को उसी घर में बेड़ देते हैं, बंद कर देते हैं और दूसरे घर में ले जाकर के नरेंद्र की पिटाई करते हैं, बाप बेटे दोनों मिल करके। और फिर नरेंद्र जो सुमेर पटेल होते हैं एक गड़ासा लाते हैं, टंगारी जिसे बोलते हैं, उससे नरेंद्र के सिर को काट देते हैं, अलग कर देते हैं और फिर नरेंद्र के सिर को एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं और उसका जो धड़ होता है उसे जंगल में ले जाकर के छिपा देते हैं एक बरगद के नीचे। सोचते हैं कि वहां पे कौन जा रहा है, लेकिन मवेशी वाले जब जाते हैं तो देख लेते हैं और फिर इस तरीके से पुलिस उन्हीं के बयान पर सुमेर पटेल को और उसके बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सुमेर पटेल नरेंद्र का मोबाइल भी फेंक दिया था, उस मोबाइल को भी पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और दोनों के खिलाफ और भी जो सबूत होते हैं उसे इकट्ठा करने लगती है पुलिस। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज देती है और पुलिस को का कहना है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दायर कर इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। बाकी इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, लगता है कि नहीं इसके साथ मैं जिंदगी बिता सकता हूं, तो अपने घर वालों से बोलिए, आपके घर वाले रिश्ता लेकर जाएंगे। अगर लगेगा उचित लगेगा तो शादी होगी, लेकिन इस तरीके से छिप छिप करके मिलना भी गलत बात है। ऐसे में आप अपने जिंदगी को भी खो सकते हैं, जैसे नरेंद्र के साथ हुआ है। बाकी आप लोग अपनी राय देना कि किसकी कितना गलती थी और सुमेर पटेल जो नरेंद्र को मार डाला उसे क्या करना चाहिए था, क्या उचित था उसके लिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो आनंद यादव हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हमारी वीडियो देखते हैं। सुरेंद्र सिंह पाल हैं जो कि कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। राजू पाल हैं जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। बाकी अब्दुल रशीद फतेहपुर से रहने वाले हैं। राउफ शेख हैं और दीपक हैं। दीपक भाई बोलते हैं कि भाई आप जो भी कहानियां सुनाते हो सभी झूठी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैं न्यूज से और अलग अलग जगहों से उठाता हूं, कोई भी झूठी कहानियां नहीं सुनाता हूं। ये सभी कहानियां कहीं ना कहीं घटी होती हैं और जो चीजें आपको बताता हूं वो खुद गूगल पे सर्च कर लिया करिए, क्या सही है क्या गलत है। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।